मैं 2-3 सेशन मीर साहब के साथ कर चुका हूँ, हामिद मीर के साथ। और मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि इनके राइट पे बैठूं, लेकिन ये हमेशा आके मेरे लेफ्ट पे बैठ जाते हैं। तो मैं इनसे डरता हूँ खासा, हालांकि मैं बहुत कम लोगों से डरता हूँ, लेकिन मैं इनके साथ वो सलूक नहीं कर सकता जो इस मुल्क में लेफ्ट वालों के साथ होता है। ये मेरे से होता नहीं है। अभी और मजे की बात कि लेफ्ट का मैं नाम ले रहा हूँ और गाजी सलाउद्दीन और जाफर अहमद भी मेरे राइट पे बैठे हुए हैं। कमाल ये है। अच्छा, अभी मैं आसमा के सेशन में था, आसमा शिराजी यहाँ बैठी, हाँ, इसके सेशन में था और बहुत कमाल लोग थे। तो एक सवाल वसतुल्लाह खां हमारा यार पूछ रहा था और किसी ने कहा कि हम जो है जो बात ये कर देते हैं, बहुत ही बुजुर्ग ये करते हैं, तो फिर हम उस पर कायम रहते हैं। तो मैं सवाल करना चाह रहा था, मैं तो अंदर से एक लड़का हूँ ना, जो नारे लगाता था, जो हूटिंग करता था, जो एजिटेट करता था। तो आप समझ गए होंगे, मीर साहब आप भी वहाँ थे। तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था अपने बुजुर्गों से कि अगर हर 10-20 साल में आप ही अपनी बात बदल दें तो फिर ये नौजवान क्या करें? मतलब 20-30 साल आप एक नज़रिए पे रहें, फिर 20-30 साल दूसरे पे चले जाएं और फिर ये चाहें कि आप भी उनके पीछे पीछे चलें। तो मैं एक नज़्म से अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करूं। वो मैंने नज़्म एक इमरान साहब खान को सुनाई थी नाश्ते पे, तो खान साहब ने भी उसको और आसमा ने भी ट्वीट किया था, अदी नूरुद्दशा ने पहले ट्वीट किया, सबने शुरू किया। तो वो चाहते थे कि मेरे घर पे भी नाश्ता करें, तो मैंने कहा मेरा घर बड़ा छोटा सा है। तो मैंने एक नज़्म सुनाई थी, कैसे मुमकिन है यार मेरे मजनू भी बनो लेकिन तुमसे एक संग न रस्मो राह करे, हो को कुनी का दावा भी सर फोड़ने की हिम्मत भी ना हो, हर एक को बुलाओ मक्तल में और आप वहाँ से भाग रहो, तुम भंवर। अच्छा, जोर से पहले बजा लो फिर मैं आगे सुनाऊं। थैंक यू। तुम भंवरा बनकर जब चाहो हर एक कली का रस चूसो और उस पर ये ख्वाहिश भी करो हर एक तुम्ही से लिपटी रहे, हर एक तुम्ही से लिपटी रहे और तुम पर जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का होके रहे। यार इसको फिर इधर करो, तो इधर करें। सवाल ज्यादा मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि 40 साल से यही सवाल भी पूछते हैं, जवाब भी देते हैं। मैं सबसे पहले जो ये सारा एक सवाल, मीर साहब आप सुबह से बच्चों से बात कर रहे थे, नौजवानों से, कराची, यहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, फुटपाथ के बच्चे, किताबों की आप दुकानों पे जा रहे थे और फिर आप बुज़ुर्गों से बात कर रहे थे, बड़े बड़े बुज़ुर्गों से। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मतलब ये क्या सोचते हैं, और आप ये सोचें, ये जो बातें करते हैं कि जी आप ये देखें कि हर एक का ये सवाल होता है हमारा क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा और आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। तो आप सुबह से मैंने देखा, मैं और आसमा शिराजी मेरी बेगम, हम नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे थे और आप माइक लेके अपने काम पे थे। तो ये एक सवाल है, लेकिन ये एक जनरेशन से आप बात करते हैं जो पाकिस्तान बनते हुए देखा बच्चे थे, फिर ये और बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके क्या तासुरात हैं। और ये नौजवान बैठे हैं हज़ारों की तादाद में, सारे हॉल भरे हुए हैं। जी, पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है और कुछ हैरानगी का इजहार भी करना है जी, कि आपने गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसी नज़्म सुना के किया है जो आपने इमरान खान को सुनाई थी। जी जी, है हाँ, ये मैं आपको नहीं सुनाना चाह रहा, बच्चों को सुना रहा हूँ। और उसमें भंवरा भी था, हाँ, सब कुछ था, कली भी थी, हाँ, रस भी चूस रही थी, है? तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने सियासी तासुबात से बालातर होकर बात करनी चाहिए। तो आपने तो गुफ्तगू के आगाज़ में ही अपने सियासी तासुब का इजहार कर दिया।
कैसे मीर साहब? आपने इमरान खान के बारे अच्छा, में चलें दूसरे एक सियासतदान- ऐसी नज्म सुनाई है जो उनको मशकूक बनाती है। नहीं, ये उनके बारे में थोड़ी सुनाई है। जिसका जो कैरेक्टर है वो उसको जोड़ेगा। ये इत्तेफाक से मैंने बताया कि नाश्ते की टेबल पे मुझे आरिफ अलवी साहब और ये बैठे थे, इन्होंने कहा भाई ये शेर बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो मुझे ये नज्म याद आ गई, मैंने सुना। और फिर इमरान खान ही को सुना ली थी। नहीं, इमरान खान उठ गए और एक खास जिसको अंग्रेजी में राय स्माइल कहते हैं वो करते हुए वो चले गए। अच्छा, ये मैं वैसे ही आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में और इनके मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है, और इसका यकीनन कुछ ना कुछ ताल्लुक तो सियासी क़यादत से है, लेकिन सिर्फ एक सियासतदान से नहीं है, सब सियासतदानों के साथ है। तो सिर्फ एक को नज़म ना सुनाया करे, बाकियों को भी ज़रा सुना दें नज़में। तो मैंने जो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज सुबह से आप सब जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद नौजवानों की है, तो मैंने कहा अगर नौजवानों से बात करनी है तो पहले थोड़ा सा रिसर्च भी तो करें ना, ये जानने की कोशिश करें कि ये क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इनका क्या ख्याल है। तो इसलिए मैंने बहुत से नौजवानों से बात की, ख़ास तौर पे उन नौजवानों से जो मुझे किताबों के आसपास नज़र आ रहे थे, जो कोई किताब ख़रीद रहा था, कोई किताब को देख रहा था, परख रहा था। कुछ मैंने ऐसे भी नौजवान देखे जो किताब ख़रीदने की सकत नहीं रखते थे, लेकिन वो दूर से ही किताब को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रों में जो एक तलब थी किताब की वो मुझे नज़र आ रही थी जी। और फिर किताबें लिखने वालों से भी मैंने बात की, बल्कि एक आपने सराइकी से बात की, वो उनकी कोई रज़ीउद्दीन रज़ी से 22 किताबें, हाँ उनकी 23 किताबें, और एक आपने पेशावर के आदमी से भी बात की, उसने भी बहुत सारी किताबें लिखी। वही आप ये बताना ही चाह रहे हैं कि मैंने सब सूबों को यहाँ पे नुमाइंदगी दी हुई है लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि दो नौजवान थे, बात तो मैंने बहुत से नौजवानों से की। एक नौजवान था लाहौर का, पंजाबी, एक नौजवान था बलूचिस्तान का, वो बलोच था। इत्तेफाक से वो दोनों इकट्ठे खड़े थे और मैंने उनसे बात शुरू कर दी। तो जब मैंने बलोच नौजवान से बात की तो बात करते करते उसने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये बाहर अभी कुछ देर पहले कि आप लोग हमारा दुख नहीं समझते। तो मैंने उसको गले से लगा लिया। तो वो जो दूसरा नौजवान खड़ा था ना, जो खामोश था, वो आगे आया, उसने कहा मैं भी बात करना चाहता हूँ। तो उसने, वो जो जिसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जो अपना मसाइल बता रहा था कि बलूचिस्तान की महरूमियाँ जो हैं उस पर मीडिया तवज्जो नहीं देता, तो वो जो पंजाबी नौजवान था उसने बताया उसको कि मैंने भी कुछ दिन पहले सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। तो मुझे इसी शहर लाहौर में कुछ नामालूम अफराद उठा के ले गए, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मार मार के मेरा जिस्म नीला कर दिया। मैं मार खा के बाहर आया, लेकिन क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं हूँ, तो किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने मेरी बात ही नहीं की। लेकिन अब क्योंकि तुम अपनी महरूमी का जिक्र कर रहे हो और तुमने अपनी नाइंसाफ़ी का जिक्र किया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है वही जुल्म मेरे साथ इसी शहर लाहौर में हुआ है। तो जो जालिम तबका है उसकी ना तो कोई ज़ुबान है, ना कोई सूबा है, ना कोई नस्ल है, वो जालिम है। और हम मज़लूमों का भी कोई सूबा नहीं, कोई ज़ुबान नहीं, कोई नस्ल नहीं, हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है। तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी हो रहा है, फ़र्क है तुम जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ज़रा ज़्यादा बुलंद आवाज़ बुलंद करते हो और हम मौका मिले तो आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन मौका ना मिले तो खामोश रहते हैं। तो अहमद शाह साहब जो नौजवान है ना, उनमें गुस्सा भी है, कुछ नौजवानों में मायूसी भी है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अक्सर नौजवान जो हैं वो तमाम तर बुरे हालात के बावजूद वो इन हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो सियासी क़यादतों से मायूस हैं,
लेकिन उनका ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए वो चले गए, लेकिन हमने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, हम यहीं पे रहेंगे। मीर साहब ये सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। लड़ेंगे और जालिम तबके को शिकस्त देंगे। मीर साहब सवाल मेरा था वो ये था, आपने देखा होगा पिछले दिनों ये चल रहा है कि पिछले साल पाकिस्तान से 7 लाख लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स सारे छोड़ के चले गए, और वो ज़्यादातर लाइफ मतलब कोई उनको लाइफ थ्रेट नहीं था, वो इकोनॉमिक थ्रेट था कि वहाँ पैसे ज़्यादा कमा लेंगे। आपके तो ज़िंदगी पे कई हमले हुए, आपने क्यों नहीं सोचा आप, और आपको पता है कि आपको सारी दुनिया से ऑफरें थी, यूनाइटेड नेशन से लेके वो जो जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर और सारे, आप क्यों नहीं छोड़ के गए यहाँ से? देखिए, ये सवाल मुझे बहुत से लोग करते हैं। मेरे सामने इस वक्त मेरे बहुत से बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, और इनमें से भी बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी बड़े मुश्किल हालात देखे हैं। ये कुछ अरसा के लिए चले गए पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान वापस आ गए। तो पाकिस्तान से कुछ अरसे के लिए चले जाना ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की तरह तालीम हासिल करने के लिए बाहर जा सकते हैं, फिर आपको वापस आना है यहाँ पे। आप इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए कुछ अरसे के लिए लंदन चले जाएं, नौकरी कर लें वहाँ पे उर्दू मरकज़ की, फिर पाकिस्तान वापस आ जाएं। आप किश्वर नाहीद साहबा की तरह और बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, आप कुछ अरसे के लिए जाएं, फिर पाकिस्तान वापस आ जाएं। तो मेरे पास हर तरह की मिसालें हैं, ऐसी भी हैं जो गए और वापस नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर मिसालें ऐसी हैं जो गए और वापस आ गए। लेकिन मेरा एक मसला दूसरा था, मेरे हालात कुछ मुख्तलिफ थे। मसलन मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बता देता हूँ कि 2014 में जब मुझे पे कराची में कातलाना हमला हुआ, तो मैं ज़ख्मी पड़ा हुआ था आगा खान हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मुझे बहुत से दोस्त आके मशवरा देते थे कि आप कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से चले जाएं। तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल के लॉन में कुछ लोग जो हैं वो मसल्ले डाल के तो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और एक बूढ़ी अम्मा है, उसने ये तुम्हारे लिए इमाम जामन दिया है। सस्ता था, इमाम जामन था। अच्छा, उस दिन एक एयर एम्बुलेंस यूएई से आई थी, कराची एयरपोर्ट पे खड़ी थी, और मुझे बाहर जाने का बंदोबस्त हो रहा था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था, जाऊं ना जाऊं। तो मैंने अपने भाई से कहा कि ज़रा पता करो कि ये जो इमाम जामन अम्मा जी ने दिया है ये कौन है, ये कहाँ से आई है। तो वो गया नीचे, उसने पता किया तो पता चला वो अम्मा जी तुर्बत से आई है। तुर्बत से आई हैं आपका इमाम जामिन लेके? इमाम जामन लेके, और हॉस्पिटल के लॉन में बैठ के दुआएं कर रही थी। तो मैंने अपने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर इनाम पाल, बहुत बड़े डॉक्टर है ना, डॉक्टर साहब को मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे बाहर क्यों भिजवा रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये हम पे प्रेशर है कि आपको बाहर भिजवा दिया जाए, वैसे हम आपका इलाज कर सकते हैं। मैंने कहा आप मेरा इलाज यहीं पे कर लेंगे? उन्होंने कहा 2 गोलियां आपके जिस्म के अंदर हैं, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 4 मैं निकाल चुका हूँ। तो इफ़ यू वांट टू स्टे हियर यू कैन स्टे। तो मैंने उनको अपना फ़ैसला सुनाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब उनको बता दें मैं कहीं नहीं जा रहा। उसने मुझे पूछा क्यों नहीं जा रहे? मैंने उनको ये कहा, डॉक्टर साहब ने मुझे पूछा कि आप क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल के लॉन में बाहर एक बलोच बुज़ुर्ग खातून बैठी है, मेरे लिए दुआएं कर रही है। अगर मैं चला गया तो वो सोचेगी ये तो भाग गया। तो इसलिए ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, उनको मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि मैं उनको छोड़ के चला गया हूं। तो उनके साथ ही जिएंगे, उनके साथ ही मरेंगे। साहब आप इंटरव्यू सारी उम्र करते रहे, चलें अब फिर इसी पे आ जाते हैं। आप दुनिया के वाहिद सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत ही नामवर लोगों के इंटरव्यू किए हैं। मसलन मैं बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर नेल्सन मंडेला का आपने इंटरव्यू किया है, आपने यासर अरफात का इंटरव्यू किया है,
ये दो बहुत ही बड़े, उसके 4-6 यूनाइटेड नेशन के जनरल कोफी अन्नान का आपने इंटरव्यू किया है, आपने हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू किया, बान की मून का किया, सबका किया। सवाल मेरा दूसरा था, लेकिन अब इसी पे बात कर लेते हैं। आपने यानी आप दुनिया के कुछ ऐसे स्टेट्समैन से मिले कि जो अपनी एक जो रियासत थी उनकी, उनके लिए उन्होंने तकलीफ़ें भी काटी और ख्वाब भी देखे, और आपके जहन में भी एक तस्वुर है कि मेरी रियासत कैसी होनी चाहिए। तो आप ज़रा सा, तो मैं चाहता हूँ कि मंडेला ज़ाहिर है पूरी दुनिया का हीरो है, हमारे बच्चों में भी हीरो है, जैसे एक ज़माने में चे होता था, चे गवेरा। थोड़ा सा हमें वो बताएं मंडेला और यासर अरफात के बारे में। और मैं एक और आदमी था जिसका आपने इंटरव्यू किया था, उसके बारे में बात नहीं करते, बाद में जिक्र करेंगे। वो आप दुनिया के वाहिद सहाफ़ी हैं जिसने उनका इंटरव्यू किया था। ये 9/11 के बाद की सूरत हाल है, तो थोड़ा सा मंडेला के साथ कुछ यादें शेयर करें। देखिए, नेल्सन मंडेला साहब जो है ना, उनके साथ मैंने बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू फिक्स किया था, और मेरे साथ ये हुआ कि आप बतौर सहाफ़ी, कुछ लोग आपके लिए स्टोरी होते हैं, तो आप अपनी स्टोरी के लिए उनका इंटरव्यू करते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, नाम नहीं लिया, मैं ले देता हूँ, उसामा बिन लादेन। वो मेरे लिए स्टोरी था, तो मैंने उसका इंटरव्यू इसलिए किया कि वो मेरी स्टोरी था। नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू मैं इसलिए करना चाह रहा था कि वो मेरा हीरो था। तो अब वो मैंने इंटरव्यू कैसे किया कि हम कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए न्यूजीलैंड गए हुए थे। वहाँ पे दुनिया के बहुत से हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए थे। तो मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मेरी नेल्सन मंडेला से मुलाकात हो जाए। कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, बहुत सख्त सिक्योरिटी थी। मेरे जहन में एक तरकीब आई। हमारे जो डेलीगेशन, पाकिस्तान के डेलीगेशन के हेड थे, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, फ़ारूक लगारी साहब। तो मैंने फ़ारूक लगारी साहब से कहा कि प्रेसिडेंट साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। उसने कहा बताएं। मैंने कहा मैं नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मेरी उन तक रसाई नहीं हो पा रही, तो आज रात को एक डिनर है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको वहाँ मिलेंगे, तो आप उनसे मेरा इंटरव्यू फिक्सर कर सकते हैं, मेरा इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको पता है बड़े ब्यूरोक्रेट टाइप आदमी थे, और पहले ब्यूरोक्रेट थे भी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना फिक्सर बनाना चाहते हो? मैं कहा नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरा ख्वाब है उनको इंटरव्यू करना, तो अगर मैं उनका इंटरव्यू करूँगा तो इससे आपकी और पाकिस्तान की नेकनामी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, इंटरव्यू करना है, आई विल ट्राई। ठीक है। मैं गया, वापस चला गया। मैंने कहा शायद करें ये कुछ। तो अगले दिन मुझे सुबह सुबह उनके एडीसी का फ़ोन आया कि आपका 3 बजे इंटरव्यू का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। मैं भागा भागा पहुंचा जी। तो वो जो होटल का स्वीट था, तो उसमें मैंने नेल्सन मंडेला साहब को जाके मैं उनके सामने बैठ गया। तो वो उन्होंने पूछा, यंग मैन वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वेयर इज पाकिस्तान? अच्छा। मैंने कहा सर पाकिस्तान इज नेक्स्ट टू इंडिया and we share borders with Afghanistan, we share borders with Iran. तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वर्ल्ड मैप लेके आओ। अब वो मैप देख रहा है, तो उसने वो आइडेंटिफाई, ओके यू आर हेयर। अब मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मेरा हीरो है, ये 28 साल जेल में रहा है, ये अपने मुल्क का सदर तो बन गया है, लेकिन इसको दुनिया के बारे में अभी तक पता नहीं है सही तरह। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि पाकिस्तान किधर है। तो उसने जब पता कर लिया कि ये पाकिस्तान है, कहता ओह नो आई अंडरस्टैंड, वेयर इज द ड्यूबन यूनिवर्सिटी? अच्छा। मैंने कहा ड्यूबन यूनिवर्सिटी? देयर इज नो ड्यूबन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। नो नो, देयर इज अ ड्यूबन यूनिवर्सिटी विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर माई कंट्री।
मैंने कहा सर देयर इज नो ड्यूबन यूनिवर्सिटी एंड वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर कंट्री। तो अब मैं घड़ी भी देख रहा हूँ बार बार, मैंने कहा यार मेरे 5-6 मिनट गुजर गए, टोटल 10 मिनट हैं, तो ये मेरा हीरो जो है ये इसने मुझे किस चक्कर में डाल दिया। अब उसको एक स्टेट्समैन के तौर पे अपने मुल्क के प्रॉब्लम्स की बड़ी फिक्र थी। सेक्रेटरी आया, उसने उसके कान में कुछ सरगोशी की, तो नेल्सन मंडेला ने मुझे कहा ओ यंग मैन आई एम सॉरी, दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट इन पाकिस्तान, दिस इज इन इंडिया। अच्छा। मैंने कहा बट देयर इज नो ड्यूबन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो वो जो सेक्रेटरी था वो दूर से बोला एक्चुअली द प्रेसिडेंट इज टॉकिंग अबाउट देवबंद यूनिवर्सिटी। ओ मैंने कहा दारुल उलूम देवबंद। तो नेल्सन मंडेला साहब के साथ ड्यूबन यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद के बारे में बात करते करते मेरे 10 मिनट पूरे हो गए जी। और सेक्रेटरी ने कहा यंग मैन आई एम सॉरी योर टाइम इज फिनिश्ड। मैंने तो रौला डाल दिया ना वहां पे, जो आप हमेशा करते हैं। नहीं मैंने वहां पे बच्चों मैंने बच्चों की तरह मचलना शुरू कर दिया। मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब मैं आपका इंटरव्यू करने आया था, आपने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया, तो मेरे 10 मिनट तो आप ले गए, अब मुझे 10 मिनट और दे दें। सो ही वॉज वेरी काइंड। तो उसने मुझे फिर 10 मिनट मज़ीद दिए और वो गुफ्तगू करके जब मैं वहाँ से निकला, ये 1996 की बात है जी। 9/11 से पहले की बात है। तो मैं आया और मैंने आके तो सदर लगारी साहब का शुक्रिया अदा किया और उनको मैंने ये वाक़या बताया कि ऐसे हुआ है, और मैं पाकिस्तान की इज़्ज़त बचा के आ गया हूँ, वरना वो ड्यूबन यूनिवर्सिटी हमारे खाते में पड़ रही थी। लेकिन मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि जो एक स्टेट्समैन होता है, ख्वाह वो 28 साल जेल में रहा हो, वो अव्वल व आखिर अपने मुल्क के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने के लिए और उनको सोचने समझने के लिए वो कहीं से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिले वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है। तो जो हमारे आज के स्टेट्समैन है कोई? हुक्मरान तबका, ठीक है, मैं अपना लफ्ज स्टेट्समैन वापस लेता हूँ, है ही नहीं। तो जो हुक्मरान तबका है उससे गुजारिश है कि ये जो नौजवान हमारे सामने बैठे हैं जिनकी अक्सरियत अभी भी पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहती, वो इनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचें और बजाय कि इन पर मुआशी बोझ बढ़ाएं अपने अखराजात कम करें। सोचेंगे? ये सोचेंगे कभी? देखें इनको सोचना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अगर इन्होंने ना सोचा तो फिर ये अभी नौजवान जो हैं वो पुरअमन तौर पे हमारे साथ जो बातचीत करते हैं, और हालांकि आप बड़ी कोशिश करते हैं कि ये पुरतशद्दुद हो जाएं। मैं इन नौजवानों की जो पॉजिटिव साइड है ना, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। जी ठीक है। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है, जी हाँ। लेकिन आपको ऐसे नौजवान भी मिलेंगे जो सिर्फ आपके साथ सेल्फी खिंचाने के शौकीन हाँ। हैं। ऐसे भी मिलेंगे जो आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि वो आपको लाजवाब कर देता है। तो वो जो लाजवाब करने वाला नौजवान है ना, वो अगर सड़क पे आ गया और उसके जो सवालात हैं उसको उसका जवाब ना मिला, तो फिर हुक्मरान तबका जो है फिर उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। नौजवान नहीं भागेंगे, उनको भागना पड़ेगा। अच्छा, मतलब हम देखेंगे, हम अच्छा, देखेंगे। हम देखेंगे जो है ना, ये तो आपने सुन रहे हैं, 60 बरस तो हो गए होंगे सुनते हुए। तो जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो मैं उनकी फैमिली को जानता था, तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें तब्दीली करके गवाया उसको। मैंने देख लिया, भाई बना है चीफ मेरा, मैंने देख लिया। तो इस तरह का हम देखेंगे या सचमुच देखेंगे जो फैज साहब ने कहा था हम देखेंगे? देखिए
मैं थोड़ी सी ना हकीकत पसंदी से बात करूंगा। एक तो ये जो नौजवान है ना, इनको जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसका तज्जिया करना चाहिए माजी को सामने रख के, ठीक है ना। माजी की गलतियां जो हैं उनको समझना चाहिए कि बुज़ुर्गों से और हमसे क्या गलतियां हुई हैं, और इनको उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मसलन एक चीज़ जो है वो अभी बाहर भी मुझे बहुत से नौजवान पूछ रहे थे, बल्कि बुज़ुर्ग भी पूछ रहे थे, पाकिस्तान का क्या होगा। अक्सर ने ये सवाल पूछा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं। फिर जब वो आप एक जवाब देते हैं तो फिर वो एक और ज़िमनी सवाल करते हैं, फिर आप उसका जवाब देते हैं तो एक और ज़िमनी सवाल करते हैं तो एक डिबेट शुरू हो जाती है। मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ जी। मसलन अभी मुझे बाहर एक नौजवान पूछ रहा था कि क्या दोबारा हम 1971 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1971 में वो नौजवान तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसको अंदेशा है, खदशा है कि कहीं पाकिस्तान दोबारा तो नहीं टूट जाएगा। तो मैंने उसको एक मुख्तसर सा जवाब दिया, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मुझे उसको कुछ तफसील से समझाना पड़ा, तो वो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जाते जाते उसने मुझे कहा कि अगर जो आप कह रहे हैं अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मैंने कहा हाँ, फिर एनार्की है। अच्छा, अब मेरी और जो उसकी गुफ्तगू हुई है मैं उसको इधर समराइज कर देता हूँ। ठीक। पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि 1971 में पाकिस्तान क्यों टूटा। वो स्टोरी शुरू होती है 58 से। 58 के सितंबर के महीने में एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून की, तो उसने गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जी हाँ। और उस हुकूमत का एक वज़ीर था अकबर बुगटी जी। तो उसका भी किरदार था गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में। सितंबर 1958 में गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, यानी कि एक कमज़ोर सी जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में गवादर को ऐड किया, और अक्टूबर में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और फ़िरोज़ ख़ान नून और अकबर बुगटी और सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। वो कहानी शुरू हुई, 1956 का आइन ख़त्म हो गया, 1962 का आइन लाया गया, और फिर उसी जनरल अयूब खान के लाए हुए आर्मी चीफ जनरल याहिया खान ने 1969 में वो 1962 का आइन भी फारग कर दिया। अब फिर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में अवामी लीग को अक्सरियत मिल गई और आपने उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं किया, इंडिया ने आप पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान टूट गया। उस वक्त पाकिस्तान में आइन नहीं था। जब पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान कोई आइन नहीं था। एक LFO था, एक अबूरी आइन, लेकिन आपके पास आइन नहीं था, मीडिया आज़ाद नहीं था, अदालतें आज़ाद नहीं थी, पाकिस्तान टूट गया। लेकिन विद इन 2-3 ईयर्स 1973 में आपने आइन बना लिया, और आइन भी बनाया मुतफिका आइन, जिस पे ऑपोजिशन लीडर वली खान ने भी साइन कर दिए, पश्तून, सबने साइन, मैंगल, वली खान, सबने साइन कर दिए। और वो जो पाकिस्तान 1971 में टूटा था, उसने 2-3 साल के अंदर अंदर पहले आइन बनाया और फिर एटमी प्रोग्राम भी शुरू कर दिया, और आने वाले सालों में आप एटमी ताकत भी बन गए। लेकिन 1977 में 77 में वो आइन फिर टूट गया, फिर वो 85 में बहाल हुआ, फिर 99 में फिर टूट गया, फिर बहाल हुआ, फिर 2007 में फिर मुअत्तल हो गया, फिर एक तहरीक चली, फिर बहाल हो गया। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि वो एक मुतफिका आइन जो 1973 में आपके बुज़ुर्गों ने आपको दिया, उस आइन ने 3 दफ़ा बहाल होके अपनी ताकत दिखाई है और आपके मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। तो आइन की इंपॉर्टेंस क्या है किसी स्टेट? मैं यही आपको समझा रहा हूं। 1971 में आपके पास आइन नहीं था, आज 2023 में आपके पास एक आइन है। द ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट
इन पाकिस्तान, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिस पे कि आप अमल दरामद नहीं करते, आपका हुक्मरान तबका इसको वायलेट करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि अब तो पार्लियामेंट भी इसको वायलेट करने पे तुली हुई है। ठीक है, तो ये जो नौजवान है ना, इनको आइन पढ़ना चाहिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करनी चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए मीडिया को भी कि आप इस आइन को वायलेट ना होने दें। जो 1971 का और 2023 का फ़र्क है वो ये है कि 1971 में आइन नहीं था, मीडिया आज़ाद नहीं था, अदालतें भी आज़ाद नहीं थी। 2023 में आपके पास एक आइन मौजूद है, अभी तक उसको वायलेट नहीं किया गया। मीडिया जो है निस्बतन आज़ाद है, पूरा आज़ाद नहीं है, थोड़ा सा आज़ाद है, और अदालतें जो हैं वो भी मुझे इतनी आज़ाद नज़र नहीं आती, और पार्लियामेंट इस आइन की खिलाफ वर्जी पर तुली हुई है। तो अगर आप और हम मिलकर इस आइन को बचा लें और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं उनको ये बता दें कि अगर तुम इस आइन की खिलाफ वर्जी से बाज ना आए तो मुल्क के अवाम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। मीर साहब, जाहिर है आप बहुत लंबी हम बात कर सकते हैं, अभी वक्त हमारे पास है। मैं आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, यानी मुलाकातें कम है लेकिन कम से कम 35 बरस से आपको मैं जानता हूँ, और एक चीज़ आपके करीबी दोस्तों ने महसूस की है कि वक्त के साथ साथ बेइंतहा गुस्सा आप में आ गया है, एंग्री मैन, और ये फील होता है बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात। तो वजूहात हम सबको अंदाज़ा है, लेकिन आपके पास तो आउटलेट भी है ना मीर साहब, आपके पास एक मौसर 1 घंटा रोज़ पूरी दुनिया तक आपका पैगाम पहुंचता है, फिर भी इतना गुस्सा क्यों है आपको? देखें, बात यह है कि एक गुस्सा ऐसा होता है जो आप में मायूसी पैदा करता है, एक गुस्सा वो होता है जो आपको मज़ीद जद्दोजहद और मज़ीद मज़ाहमत पर आमादा करता है। ठीक है, तो मेरा जो गुस्सा है, अब मुझे पता है, ये मैं आपको खुल के बताता हूँ ये किस गुस्से का जिक्र कर रहे हैं। ये उस गुस्से भरी तकरीर का जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मुझ पर पाबंदी लग गई थी। ठीक है, तो वो जो पाबंदी थी वो जिन साहब का फैज़ थी वो किधर गए? वो किधर गए? मैं तो अभी भी आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, और उनसे पहले वाले भी किधर गए मीर साहब? अच्छा, मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आसमा शिराजी से माजरत के साथ। अच्छा, वो उस दिन जो तकरीर थी ना मेरी, उससे पहले ये आसमा शिराजी ने तकरीर की थी, और इसने इतनी दर्द भरी तकरीर की कि मुझे बड़ा गुस्सा आ गया कि यार इस मुल्क में हम जो मर्द सहाफ़ी हैं, हमारी भी हाथ पांव तोड़े जा रहे हैं, और इसके भी घर में घुस के इसको डराया धमकाया जाता है। और वहाँ पे एक वकील भी थी, खातून वकील, उसको मेरे सामने एक इंटेलिजेंस का आदमी जो है वो उसको थ्रेट कर रहा था। तो आप देखें कि एक मुजाहरा हो रहा है, उस मुजाहरे में आसमा शिराजी तकरीर कर रही है, वो आज़ादी सहाफ़त पे जो हमले किए जा रहे हैं उसकी मजम्मत कर रही है, और वहीं पे एक खातून वकील जो है उसको धमकी भी दी जा रही है, और मैं इधर भी देख रहा हूँ और मैं इधर भी देख रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। अब आप मुझे बताएं कि मैं अहमद शाह साहब वहाँ पे एक इंतहाई नस्तालीक किस्म की ठंडी ठार तकरीर करके चला जाता तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना था। मुझे वहाँ पे एक गुस्से का इजहार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो बिल्कुल करना चाहिए था। हाँ, ठीक है, करना चाहिए था। तो मैंने, हो सकता है कि मेरे को अल्फाज जो हैं वो ज़रा सख्त हो गए हों, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये रोज़ाना, ये नौजवान जो हैं अभी सिर्फ मुआशी मसाइल का शिकार हैं, अभी तो इनको सिर्फ महंगाई मारती है ना, ये सब्र शुक्र करके इधर बैठ के सुकून से मेरी बातें सुन रहे हैं। लेकिन अगर रोज़ाना इन नौजवानों के साथ वही कुछ हो जो कि इस्लामाबाद में असद तूर के साथ हुआ, या मतीउल्लाह जान के साथ हुआ, या अबसार आलम के साथ हुआ, या आसमा शराजी और गरीदा फ़ारूकी के साथ हुआ, तो फिर ये नौजवान तकरीर नहीं करेंगे।
ये घरों में घुस के मारेंगे आपको, मुझे इसलिए क्यों इनके मारेंगे? गुस्से से बचो। इससे पहले कि ये नौजवान अपने गुस्से का इजहार करें, कोई ना कोई हामिद मीर गुस्सा भरी तकरीर करके अपने पर पाबंदी लगवा लेता है। आप शुक्र अदा करें कि मैंने इनकी तर्जुमानी कर दी। इनको खुद कुछ करने की मैंने के लिए राग़िब नहीं किया, इनको मैंने भड़काया नहीं, इनको मैंने कहते हैं ना, मीर साहब ये ख्याल है आपका कि आपने इनको भड़काया नहीं, आपने इनको भड़काया इनके हुकूक की जदोजहद के लिए। आपने इन्हें रियलाइज कराया कि तारीख ने कौमों को दिया है यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है एज अ जर्नलिस्ट। ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी बहादुर कौम है। ये मैंने 2005 के जल्जले में देखा, ये मैंने 2010 के सैलाब में देखा, और ये मैंने पिछले साल 2022 के सैलाब में देखा, सिंध में और बलूचिस्तान में। आप जो यहाँ लाहौर में बैठे हुए हैं ना, हो सकता है आप में से बहुत सौ का ताल्लुक बलूचिस्तान से और सिंध से हो। आपको पता होगा कि बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब ने क्या तबाही मचाई। इतनी तबाही कि अभी भी सिंध के बहुत से इलाके अभी भी 2023 के फरवरी में भी पानी में डूबे हुए मेड़ खैरपुर नादिर आप गए जी। तो इतनी बहादुर कौम है, ये जल्जलों का मुकाबला कर लेती है, ये सैलाब का मुकाबला कर लेती है, और ये कौम जो है ये दहशतगर्दी का मुकाबला भी करती है। 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसमें आपके 83,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नहीं हैं बल्कि आम शहरी भी हैं। कोई तकरीबन 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसके बावजूद हमने मुकाबला किया है, ठीक है। मुकाबला इसलिए किया है कि आपकी कौम जो है बुनियादी तौर पे एक बहादुर कौम है, लेकिन इस बहादुर कौम को एक मुखलिस क़यादत की ज़रूरत है। और अगर आपको मुखलिस क़यादत मिल जाए तो ये कौम जो है ये अपने मसाइल को शिकस्त दे सकती है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमारे मसाइल बड़े सादा हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान बड़े पेचीदा और मुश्किल किस्म के सलूशन पेश करते हैं। सादा से मसले का सादा सा हल होता है। ये सादा से मसले का एक मुश्किल हल IMF से डिस्कस करके हम पे इम्पोज कर देते हैं। तो इसलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, बल्कि आज मैंने जो नौजवानों से गुफ्तगू की है उसकी वजह से मैंने आज फिर मुजीबुर शामी साहब से मैंने सवाल किया, मैंने किश्वर नाहिद साहबा से, नूरुल हुदा शाह साहबा से मैंने ये सवाल किया कि मुझे यहाँ पे नौजवान बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, कहीं ये नौजवान बेवकूफ़ तो नहीं है? तो उन्होंने मुझे कहा कि नौजवान बड़े पुरअज़म हैं और इनके पास बहुत सौ के पास मुज़ाहमत और जद्दोजहद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात हुक्मरानों को समझ लेनी चाहिए कि उतना ही बोझ डालें नौजवानों पे जितना बोझ वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आपने उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ उन पे डाला तो फिर उनके पास वाहिद ऑप्शन मुज़ाहमत और जद्दोजहद होगी, और फिर आपकी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान होगी। मीर साहब 2 शेर सुनाओ। हाँ सुना। रेलेवेंट है। मैं भूख ओढ़ूं, मैं भूख पहनूं, मैं भूख देखूं, मैं प्यास लिखूं। मैं भूख ओढ़ूं, मैं भूख पहनूं, मैं भूख देखूं, मैं प्यास लिखूं। बराना जिस्मों के वास्ते में ख्याल कातूं, कपास लिखूं। सिसक सिसक कर जो मर रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ, और फिर भी किसी के दिल में उम्मीद पाऊं, किसी की आंखों में आस लिखूं। वाह 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 ना, आप यही काम कर रहे हैं ना। आपसे मैं जाहिर है कि एक ऐसा ताल्लुक़ है, लिबर्टी लेता हूँ तो गुस्सा बहुत है, आप में भी इनमें भी, लेकिन घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। अभी मैंने अपनी इब्तिदाई तकरीर में, आप तशरीफ़ रखते थे, ये कहा कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर हमारे हुक्मरान फैसला करने वाले नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे फैसले करते हैं, और चंद बरसों में मुल्क उसकी सज़ा भुगतता है, और वो ख़ुद भी रियलाइज़ करने लग जाते हैं। और आम तौर पे ऐसा होता है कि कल के बागी आज के हीरोज़,
आज के हीरो कल के बागी हो जाते हैं। तो ये अभी हमने एक सेशन किया पब्लिक इंटेलेक्ट पे, इफ्तिखार आरिफ साहब की सदारत में। दानिश समाज से ख़त्म हो गई। इसी शहर में आइए रहमान, आपके वालिद साहब, हुसैन नकी, आसमां, कितने लोग थे, ये सारे लोग। उसके बजाय मुर्गे लड़ाए जाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, गंदी बातें की जाती हैं। दानिश टी हाउसेज में होती थी, कॉफ़ी हाउसेज में होती थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन फैसला करने वालों का अनपढ़ होना या इनके विजडम का ना होना या ये जो एक इनकी मैच्योरिटी इनमें ना होना, उससे मुल्क को नुकसान कितना पहुंच रहा है, उनको करना क्या चाहिए, मतलब इनको क्या करना चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात, आधा जुमला, हुक्मरानी के काबिल 22 करोड़ लोगों का हुक्मरान कोई बनता है तो हुक्मरानी के काबिल होने के कुछ बेसिक एसेंस क्या होने चाहिए। देखें, एक तो मैं बड़े अदब से थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ की जिसारत करूंगा। नहीं, आपके सवाल में जवाब है। आपने कहा कि दानिश नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। ये जो नौजवान वो पीछे खड़े हैं ना, वो बड़े इन्हमाक से आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं जब इनसे बाहर बात कर रहा था ना, तो ये जिन आप और मैं भी गोल मोल सी बात कर रहे हैं, हम हुक्मरान तबका, ठीक है, कहना हम कुछ और चाहते हैं, अल्फाज कोई और इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है हुक्मरान तबका जब हम कहते हैं वो कौन होता है। ये नौजवान बाहर जो है ना, सीधा सीधा नाम लेते हैं उनका। ये सब मेरा सवाल बहुत संजीदा था। नहीं, मेरा संजीदा सवाल है, मैं जवाब भी संजीदा दे रहा हूँ। वो सीधा सीधा नाम लेते हैं उनका, जो पाकिस्तान का आइन बार बार पामाल करते हैं। वो तो ठीक, ठीक है, आगे मेरा मीर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मीर साहब, आपको पता है, आप जानते हैं मेरा इशारा किस तरफ, आपको पता है अमेरिका में थिंक टैंक बने हुए, कार्नेगी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में वो 25-25 साल की पॉलिसियाँ बनाते हैं। उसमें इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस मेरे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, नारेबाजी से आगे चलेंगे ना, हम अवामी दानिश पे बात करें। हमारे यहाँ आप नहीं समझते कि जो भी पार्टी बनाता है, चाहे वो जाम साकी है या नवाज शरीफ है, कि एक बेसिक चीज़ें वो अपनी तरबियत करे और उसके ना होने की वजह से या उनके शॉर्ट साइटेडनेस होने की वजह से या उनमें विजडम ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी मुल्क को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत ही संजीदा सवाल है। मैं संजीदा सवाल का मैंने संजीदा जवाब देने की कोशिश की है। दूसरी साइड का जवाब दें। ये आप चाह रहे हैं कि मैं असली बात ना करूं। असली बात आप करें, लेकिन मैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं जिनकी आप बात कर रहे हैं उस पे भी ठीक है, उस पे भी ये बताएं कि वो क्यों कर रहे हैं, वो वजूहात क्या है, क्या विजडम नहीं है या आखिर में ताकत हासिल करने की ख्वाहिश है। चले, लेकिन बात औक़ात इंटेलेक्चुअल डेप्थ ना होने की वजह से भी गलत फैसले करते हैं ना। देखिए, मैं तो आपके सवाल का पहले जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक ऐसी बात करूंगा कि कोई ना आपके लिए मुश्किल पैदा हो ना किसी और के लिए। जाहिर बात है, देखें, बात यह है कि नाम लेने की जरूरत नहीं। आप सबको पता है कि 56 का आइन किसने तोड़ा, 73 का आइन बार बार किसने तोड़ा। हाजी साहब, वो कह रहे हैं हाजी साहब। ठीक है, देखें, आप देखें, ये नौजवान जो है ना, इनको आप धोखा नहीं दे सकते, इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इनको सारा पता है, सब पता है इनको, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जरा कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह भी, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। अभी जवाब देने तो देना। बिल्कुल ठीक है। देखें, एक तो पहली बात यह है कि बार बार पाकिस्तान में आइन नहीं टूटना चाहिए और आइन तोड़ते हैं फौजी जर्नैल। मेरा तो सवाल ये है कि क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं, सियासतदान आपस में लड़ते हैं। 58 में भी लड़ रहे थे तो उन्होंने
इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, 77 में भी लड़ रहे थे, 99 में भी लड़ रहे थे। तो एक तो हर कीमत पर पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की बका की ज़मानत है, पाकिस्तान का आइन नहीं टूटना चाहिए। किसी फ़ौजी जर्नैल को ये इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का आइन तोड़े, ठीक है। और लेकिन इसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सियासी क़यादत है, उसको भी आइन की पाबंदी करनी चाहिए, आइन का एहतराम करना चाहिए और सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें, इनके अंदर जमहूरियत नहीं है। और ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इनको उन्होंने अपना सियासत का ईंधन बनाया हुआ है। इनका काम नारेबाजी है, लेकिन सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली की टिकट जो है वो दे देते हैं वो जागीरदारों को, सरमायादारों को, अमीर लोगों को। तो जब तक सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाएंगी और नौजवानों को आगे नहीं लेके आएंगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, तो सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी। सियासी जमातें अपना पॉलिटिकल कैडर नहीं बना सकेंगी। जब सियासी जमातों के पास अपना पॉलिटिकल कैडर होगा, एक ट्रेंड और नज़रियाती कैडर, तो फिर ये नहीं होगा कि रोज़ आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें और लोग ही सड़कों पे ना आए, ठीक है ना। तो एक तरफ जो फौज और जुडिशरी है उसको भी आइन का एहतराम करना चाहिए, दूसरी तरफ सियासी क़यादत को भी आइन का एहतराम करना चाहिए, जमहूरी इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने पाकिस्तान को बदलना है तो हर शोबा है ज़िंदगी में ख़वातीन को आगे लेके आएँ, क्योंकि जो ख़वातीन हैं वही पाकिस्तान को बदल सकती हैं। और इसीलिए अहमद शाह साहब, आप माने या ना माने, ये नौजवान जो है ना, इनको पता है कि पाकिस्तान के मसाइल की जड़ कौन है और वो नाम भी ले रहे हो। मीर साहब, आपने काम तो आपने भी वही किया है जो इससे पहले नारे लगवाते रहे। मतलब मेरा कहने का सवाल ये था, आप चाहते हैं आपका हुक्मरान तबका पढ़े लिखे ना, दानिश के करीब ना गुजरे, फिलोसफी सोशियोलॉजी से उसका ताल्लुक ना हो, देखिए इकोनॉमिक्स उसे पता ना हो, तो नारे तो वो भी लगवाते हैं, आप भी लगवा रहे हैं। मैं 1973 का आइन इसी सियासी क़यादत ने बनाया ना। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ जो हमारी कलेक्टिव विजडम का नतीजा एक आइन की सूरत में सामने आया है, उसका सब एहतराम करे, फौज भी एहतराम करे, अदलिया भी एहतराम करे और सियासी क़यादत भी एहतराम करे। और जब आप सियासी जमातों में जमहूरियत लेके आएंगे तो वो सियासी जमातों की क़यादत जो है वो कलेक्टिव पब्लिक विजडम को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए सिर्फ हम फौज से मुतालबा नहीं कर रहे कि आप जमहूरियत का और आइन का एहतराम करें, हम सियासी जमातों से भी मुतालबा कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ सियासी जमातों को और सियासतदानों को बुरा कहेंगे कि ये बड़े जाहिल लोग हैं और जो लोग आइन तोड़ते हैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं फरमाएंगे, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो ये किसने किया? वैसे मैंने कभी किया भी इसका? जी क्या हुआ बेटा? बिल्कुल चिट आ गई है शाह साहब को। नहीं, वो चिट नहीं आई। नहीं, वो कह रहे हैं 5 मिनट हैं हमारे पास। मीर साहब, आपने दुनिया देखी है, मैं भी चंद मुल्कों में गया हूँ। मेरा सबसे संजीदा जवाब जो था, किसका? एक मिनट क्या कह रहे? देखे, वो जिक्र आया उस वाक़े का जिक्र आया जब कि मैंने वो तकरीर की थी। उस वक्त किसको गोली मारी गई थी? अबसार आलम को। उस वक्त किसके घर में नकाबपोश घुसे थे? आसमा शिराजी के। और शायद अगर आपको नहीं पता तो अरशद शरीफ के लिए भी हमने मुजाहरे किए हैं, अरशद शरीफ के लिए भी हमने बात की है, अपने टीवी प्रोग्रामों में भी बात की है, और वो जो इमरान रियाज साहब हैं उनके लिए भी बात की है, सबके लिए बात की है। लेकिन अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें ना, क्योंकि ये अक्सर लोगों को तो पता है कि हम तो हर इधर अभी शाहिद असलम साहब फिर रहे थे जिनको भी 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया, उनके लिए भी बात की, उनके लिए हमने टीवी प्रोग्राम में बात की। इसलिए तो जो है ना, ये जो सियासी तासुबात है ना, इनका मुजाहरा ना करें। मैंने वो नाम उसलिए लिए कि उस वक्त 2 साल पहले
इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब सहाफ़ियों पे जब जुल्म और जबर का बाजार गर्म था तो बहुत से लोग खामोश थे और हम बोल रहे थे। और आज अगर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आज भी बहुत से सहाफ़ियों के साथ वो कुछ हो रहा है, हम आज भी बोल रहे हैं, हम उस वक्त भी बोलते थे, हम आज भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उस वक्त नहीं बोलते थे, सिर्फ आज बोल रहे हैं, ये भी गलत है। नहीं, सवाल जवाब नहीं हो रहे। मीर साहब आपको फिर गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा नहीं आया, आया? मैंने जवाब दिया है। अच्छा, नहीं जवाब में गुस्सा? जवाब ये दिया है कि अगर आप सहाफत पर पाबंदी इमरान खान के दौर में लगाएंगे या शहबाज शरीफ के दौर में लगाएंगे, हम दोनों दौर में बोलेंगे। ये नहीं होगा कि एक दौर में बोलो और दूसरे दौर में चुप कर जाओ। और सहाफत के अलावा भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आपका ये स्टांस? आपको पता है कि आज आसमा जहांगीर की बरसी है जी, आपको पता है आज मकबूल भट्ट साहब की बरसी है। तो हमारे तो ये हीरो हैं जिनको आसमा जहांगीर जो है उसने जनरल याह्या खान के खिलाफ भी मज़ामत की, जनरल अयूब खान के खिलाफ भी मज़ामत की, ज़ियाउल हक के खिलाफ भी मज़ामत की, मुशर्रफ के खिलाफ भी मज़ामत की। और मकबूल भट्ट साहब जो हैं वो फांसी तो उनको दिल्ली में लगाया गया था, लेकिन वो भी पाकिस्तान के हर हुक्मरान के ज़ेर ताब रहे। तो हम दरअसल समझते ये हैं कि किसी भी सियासी जमात की या किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत हो, पाकिस्तान में जो मजलूम तबका है उस पर जुल्म चलता रहता है। और हमें जो है हमेशा हर दौरे हुकूमत में मजलूम तबके के साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जो जालिम तबका है उसकी एक ही नस्ल है, उसकी एक ही ज़ात है। भाईजान, बात तो यही हो रही है ना कि तमाम हुकूक तमाम कौमियतों को मिलने चाहिए, वो बात यही हो रही है। मेरे सवाल का जवाब बहरहाल मुझे नहीं मिला मीर साहब अभी तक कि किसी दानिश की ज़रूरत हुक्मरानी के लिए है या नहीं है, मेरा तो ये सवाल था। मैंने आपको ये जवाब दिया है कि आपका आइन पाकिस्तान की इज्तिमाई सियासी दानिश का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है आप पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहानेबाजियां करें कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना तो पाकिस्तान बच जाएगा, तो इसका मतलब है आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइन से खिलवाड़ मत करें। मीर साहब, ये 6 घंटे भी चल सकता है, लेकिन 3 और सेशन है और अभी बहुत ही शानदार एक सेशन यहाँ होने वाला है। आपको पता है ये कितना अजीम शान शहर है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक शेर है, एक वो है शेर, तो खैर मैं नहीं सुनाता, ये जो नौजवान बाहर सुनाते। एक शेर मैं भी सुना दूं? हाँ सुनाएं। वो शेर जो है ना, वो दरअसल पाकिस्तान के उन अवाम के नाम है जो हर दौर में जदोजहद करते रहते हैं, हर दौर में अताब का शिकार रहते हैं, लेकिन हौसला नहीं हारते। उनके नाम एक शेर है कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। जो लोग आपको आज आजमा रहे हैं ये रोएंगे, आप नहीं रोएंगे। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मीर साहब, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मकसद क्या था पता है? मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। सुबह 9 बजे से आप जा रहे थे किताबों के स्टॉल पे, ठीक है। अब मकसद ये था कि आज का तो सारा मुकालमा नौजवानों से है, और आपने खुद कहा था कि भाई हिस्ट्री पढ़ो और वो हुक्मरान भी पढ़ें और फिलॉसफी पढ़ो, कैसे रियासतें और हुकूमतें अपने ही वज़न से दब के ख़त्म हो जाती हैं। मेरा मकसद ही वही था कि दानिश की कमी की वजह से समाज में क्या क्या नुकसानात होते हैं। बहरहाल, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो नौजवान इधर बैठे हैं और पीछे खड़े हैं, इनको आप बेवकूफ़ ना समझें। इनमें बहुत दानिश है, बड़ी हिकमत है, ये सब समझते हैं। आप किसी का नाम ले ना ले, इनको सब पता तो मीर साहब, जब कोई आके टुकटुकी बजाता है, ये सारे के सारे उसके पीछे क्यों जाते हैं? नहीं जाते। जाते हैं? नहीं जाते। हाँ, वो जाते हैं जो बिरयानी की प्लेट के पीछे। ये बिरयानी की प्लेट वाले नहीं है। हाँ। ये इधर फैज, फराज और हबीब जालिब के दीवाने हैं। ये मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप शुक्रिया। हमेशा से मेहरबान रहे। आप कराची भी आते रहे
आप लाहौर, यार एक मिनट बस, हमारा एक बहुत अजीम शान एक और सेशन करेंगे हम मीर साहब के साथ कल, ठीक है? तालियां बजाओ, एक और सेशन, ठीक है? आज मुझे मीर साहब ने बोलने नहीं दिया, कल 80 भी फिर इन्होंने वेख लवांगे। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि ये अजीम, एक मिनट यार मेरी भी तो गल सुनो, एक बहुत, सर मैं तो मजाक कर रहे हैं ना, मैं सुहेल अहमद वाली एक्टिंग कर, एक बात सुनो ना, देखो आप इनसे कहें मेरी बात सुने, प्लीज इनकी भी बात सुन लें। यार बात सुनो, मैं चाह ही क्या रहा हूं कि दोनों एलिमेंट हमारे अंदर हो ना, गुस्से के साथ साथ। अभी जो एक सेशन होने वाला है वो लाहौर के वो बड़े लोग उसमें हैं जिन्होंने इस शहर को खूबसूरत किया है, इसके दागदार चेहरे को रोशन किया है, इसके हेरिटेज को बहाल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरी और आपकी तरबियत के लिए। इसमें वो अजीम शान लोग हैं, नैयर अली दादा मसलन, ये अलमरा, ये पूरे लाहौर में रेड ब्रिक्स, ये खूबसूरती इनका है। अच्छा ये कामरान लशारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके हेरिटेज को रिवाइव किया, सारे बाग बनाए, नहरें बनाई, साफ सफाई की। इसी तरह से फ़कीर एजाजुद्दीन सामने बैठे हुए हैं जिनका इसकी सकाफत पे और इस पे बहुत बड़ा रोल है। यूसुफ सल्ली आए हैं क्या? यूसुफ सलाउद्दीन, मेरी जान तानू असी बाहर टाइम देवांगे, हुण असी बाहर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अगला सेशन शुरू हो रहा है।